हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमें यह पता हो कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स में हम गतिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। अब गतिकीय गुण किसके? हमें किसी भी द्रव्य मैटर द्रव्य का मतलब द्रव नहीं, द्रव्य का मतलब है जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस तीनों आते हैं। द्रव्य और द्रव दोनों ही अलग अलग टर्म है। द्रव्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मैटर या किसी द्रव्य के कणीय पिंड के गतिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी मैटर है या फिर क्या बोलेंगे द्रव्य के कणीय पिंड या फिर कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों। यांत्रिकी का मतलब है गतिकीय गुण, गतिकीय गुणों से संबंधित गतिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। और क्वांटम मतलब प्रकाश से संबंधित। अब क्वांटम मैकेनिक्स आई कब और इसे लाने की जरूरत पड़ी? सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो मैकेनिक्स थी वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले थी क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसम्मत यांत्रिकी। अब चिरसम्मत यांत्रिकी किनके बेसिस पर दी गई थी? चिरसम्मत यांत्रिकी न्यूटन के नियम के आधार पर। अब न्यूटन ने क्या बताया तो उसे अब आगे पढ़ेंगे। न्यूटन और एक थे जेसी मैक्सवेल के आधार पर दी गई थी और दोनों ही असफल रही थी। उनके असफल होने का कारण था क्वांटम मैकेनिक्स ने उनके जो नियम थे उनको असफल किया, गलत साबित किया, एक्सप्लेनेशन बेटर की। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पर असफल हो गई, खत्म हो गई। इसके आगे फिर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी जाती है। अब ऐसा क्या बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में जो असफल हो गया? सबसे पहले मैंने मैक्सवेल और न्यूटन दो वैज्ञानिकों के नाम बताए। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था मैकेनिक्स के संदर्भ में? तो न्यूटन ने बताया, उनकी कुछ डेरिवेशन भी दी, कुछ फॉर्मूलाज भी दिए। उसमें बताया गया था अगर हमें किसी कण की प्रारंभिक स्थिति और संवेग दोनों ज्ञात हो, प्रारंभिक, तो हम आगे की स्थिति, आगे किसी भी क्षण की स्थिति और आगे किसी भी क्षण के अनुमान को हम पहले ही लगा सकते हैं। हम पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं दोनों का। किसी भी एक क्षण पर उसकी स्थिति, किसी एक समय पर स्थिति और उसके संवेग दोनों को ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। लेकिन बाद में जो क्वांटम मैकेनिक्स आई तो ये असफल हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये असंभव है। हम किसी कण की किसी क्षण स्थिति और संवेग दोनों एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। इसके बाद अगर हम जेसी मैक्सवेल की ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में बात करें तो जेसी मैक्सवेल ने बताया था कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है, त्वरित मतलब ये ऐसे समझना है कि आगे जा रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। जैसे जब कोई आवेशित कण अपनी जगह बदलता है अर्थात त्वरित होता है तो त्वरित होते समय विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। तो आपने अब तक पढ़ा है, अब तक ये समझा है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के स्तरों में अगर चला जाता है मतलब एनर्जी गेन करता है, और अगर दोबारा एनर्जी लॉस करता है, अगर दोबारा विकिरण उत्सर्जित करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। मतलब ये है कि अगर कोई कण विकिरण उत्सर्जित कर रहा है मतलब एनर्जी को लॉस कर रहा है। कौन सा? आवेशित कण। आवेशित कण जब अपनी जगह बदलता है, त्वरित होता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है, ऐसा मैक्सवेल ने कहा था। और विकिरण उत्सर्जित करते समय ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसी को बेस लेके अब हम बात करते हैं किसी भी एटम के बारे में। एटम में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस और सिरे पर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण है। आवेशित कण क्या होते हैं? लगातार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन करते हैं, मतलब त्वरित भी होते हैं। आवेशित कण
त्वरित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, और विकिरण उत्सर्जित करते समय ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा लॉस करेगा, वो एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, धीमे धीमे अभी इलेक्ट्रॉन इधर है, एनर्जी डिक्रीज की तो निम्न ऊर्जा स्तरों में आ गया, नीचे आ गया। ऐसा होते होते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करते करते एंड में कहाँ पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। इसका मतलब है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई भी एटम स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता, कोई भी एटम स्टेबल भी होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में बकायदा बने रहते हैं, अपनी कक्षाओं में लगातार चक्कर करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा था, जब कोई कण, आवेशित कण त्वरित होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, और विकिरण उत्सर्जित करते हुए अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जब त्वरित होगा, गति करेगा, गति करते करते विकिरण उत्सर्जित करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा तो एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी के लॉस होने के कारण धीमे धीमे वो निम्न ऊर्जा स्तरों में आते आते सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। इसका मतलब परमाणु का स्थायित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी भी होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चिर सममित यांत्रिकी असफल हो गई, फेल हो गई। इसके बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो ये दोनों बातें बताई थी वो क्वांटम मैकेनिक्स में पूरी तरह डिफाइन की गई कि इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व होता क्या है, काफ़ी सारे नियम दिए गए। अब अगर हम क्वांटम यांत्रिकी शुरू करें तो उसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोर का परमाणु मॉडल, प्लांक आइंस्टीन का प्लांक सिद्धांत, काफ़ी नियम पढ़ेंगे जो इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, ये तो सिर्फ इंट्रो हो गया, सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है वो है कृष्णिका ब्लैक बॉडी। क्या है? ब्लैक बॉडी। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कृष्णिका विकिरण उत्सर्जन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंतर्गत सबसे पहले क्या बात बताई गई थी, सबसे पहले वो जानते हैं। क्या बताया गया था? जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन होता है, उस वस्तु से रेडिएशन उत्सर्जित होती है। क्या करना है? जब हम किसी वस्तु को ताप देते हैं, क्या दे रहे हैं? ताप देते हैं, तो उस वस्तु से रेडिएशन विकिरण उत्सर्जित, उस वस्तु से रेडिएशन उत्सर्जित होती है, और इन रेडिएशन से क्या बनते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते हैं। क्या होते हैं? इन रेडिएशन से स्पेक्ट्रम बनते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अब हम स्पेक्ट्रम के मतलब में संदर्भ में बात करें तो इस स्पेक्ट्रम में निम्न ताप और उच्च ताप दो सिचुएशन है, दो परिस्थितियां हैं। पहली है अगर ताप निम्न रखा जाए, कैसा? निम्न ताप रखा जाए, और सेकंड इज अगर ताप क्या कर दिया जाए? उच्च ताप रखा जाए। तो बताओ, अगर तापमान निम्न रखा जाए तो स्पेक्ट्रम में कौन से क्षेत्र की तरंग दैर्घ्य, कौन से क्षेत्र की विकिरणें शामिल होंगी? निम्न ताप पर एनर्जी क्या होगी? निम्न ताप कम होगा तो कम एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी क्या होगी? कम। और एनर्जी कम तो कौन सी रेडिएशन होंगी? लैम्डा, जिसकी ज्यादा, जिसके लिए वेवलेंथ का मान ज्यादा हो। अगर हम इसकी बात करें तो एनर्जी जिसकी ज्यादा, ताप उच्च मतलब एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा की वैल्यू जिसकी कम। अगर हम विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की बात करें तो मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं यूवी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, तो यहां से स्टार्ट करें तो क्या थी? एक्स किरणें, गामा कॉस्मिक, एक्स, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड आईआर, अवरक्त, सूक्ष्म माइक्रोवेव, और ये नेक्स्ट क्या था? रेडियो। ठीक है, यही थी। तो हमें सिर्फ दो क्षेत्रों को देखना, आईआर और विजिबल, इन क्षेत्रों के बारे में बात करनी है।
अगर हम इनसे संबंधित देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस दिशा में जाते समय लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है और जहां पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है वहां पर एनर्जी और आवृत्ति का मान घटता है। क्यों घटता है वो भी देख लेते हैं। चलो, E बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो E समानुपाती न्यू, जहां न्यू की वैल्यू बढ़ेगी वहां E की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, E न्यू की जगह क्या रख दिया, इस न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, E 1 अपॉन लैम्डा। जहां पर E की वैल्यू बढ़ेगी वहां लैम्डा की वैल्यू एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू जहां बढ़ेगी वहां न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जहां E की वैल्यू बढ़ेगी वहां लैम्डा की वैल्यू। तो मैं बता रही हूं इस दिशा में जाते जाते लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो E की वैल्यू कम, मतलब IR की एनर्जी कम होगी, विजिबल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। तो निम्न, अगर हमने वस्तु को ताप कम दिया है तो रेडिएशन निकलेंगी, स्पेक्ट्रम बनेंगे। तो स्पेक्ट्रम में कौन से क्षेत्र की विकिरणों के कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, जिसकी निम्न ताप लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो। लैम्डा कौन सी, अवरक्त। तो कौन से क्षेत्र के कारण, अवरक्त क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रम बनेंगे। कब, जब ताप कैसा हो, निम्न हो। लेकिन अगर ताप बढ़ा दिया जाए, अगर ताप कैसा है, अगर ताप उच्च है तो उच्च की कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू कम और एनर्जी लेवल, लैम्डा की वैल्यू इधर कम होती है, मतलब विजिबल की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। तो विजिबल उच्च ताप की कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम बनेंगे उसमें वो कौन सी रेडिएशन के कारण बनेंगे, विजिबल क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। दोबारा, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं और उन विकिरणों के उत्सर्जित होने के कारण हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अगर हम दो कंडीशन ले रहे हैं, एक निम्न ताप और सेकंड इज उच्च ताप। निम्न ताप कम दिया मतलब एनर्जी कम मिली, ताप कम मिला एनर्जी कम हुई, मतलब जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एनर्जी तो कम और एनर्जी जहां कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एनर्जी कम और वेवलेंथ ज्यादा होगी उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। कौन सी कंडीशन में, निम्न ताप की कंडीशन में। और सेकंड, अगर तापमान उच्च रखा वही वस्तु गर्म होगी, रेडिएशन निकलेगी, तो उस रेडिएशन के कारण हमें क्या बनेंगे, स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कारण बनेंगे, विजिबल। क्यों, क्योंकि एनर्जी जब ज्यादा दी तो वेवलेंथ कम, और विजिबल और आईआर में से विजिबल की एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा और वेवलेंथ कम होती है। इसके बाद आगे अगर हम वस्तु को गर्म करने पर उनके कलर की बात करें तो प्रारंभ में वह नीली, बाद में लाल और ज्यादा ताप देने पर एंड में वो कलरलेस मतलब सफेद हो जाती है। तो नीली और लाल होती क्यों है, देखो, प्रारंभ मतलब निम्न ताप, प्रारंभ मतलब कम ताप है, स्टार्टिंग में कम ताप होगा, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो निम्न ताप की कंडीशन में क्या होगा, निम्न ताप की कंडीशन में एनर्जी कम और लैम्डा ज्यादा। तो अधिक तरंग दैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अधिक तरंग दैर्घ्य की तरफ जाने पर, किस तरफ, अधिक तरंग दैर्घ्य नीले रंग के क्षेत्र मिलते हैं और कम तरंग दैर्घ्य की तरफ जाने पर लाल रंग के क्षेत्र मिलते हैं। इसीलिए कम ताप पर आईआर क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रम बनते हैं, आईआर क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रम बनते हैं, इसीलिए वस्तु नीली दिखाई देती है। और उच्च ताप पर, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, उच्च ताप पर विजिबल क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण, और विजिबल क्षेत्र कम तरंग दैर्घ्य की तरफ होता है, इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है वस्तु लाल होने लगती है, जिसे रक्त तप्त बोल देते हैं, लाल होने लगती है और एंड में बहुत ज्यादा ताप कर दिया जाता है तो बिल्कुल वस्तु कलरलेस हो जाती है। इसके बाद आगे अगर अब हम कृष्णिका विकिरण के मेन टॉपिक पर पहुंचे तो सबसे पहले हमें कृष्णिका के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम
किसी सतह से विकिरणों के कोई सतह लेनी है हमें, उस पर हमने विकिरणों को आपतित करवाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उस विकिरण का, हमें क्या करना है, एक सतह लेनी है और उस पर विकिरण आपतित करवाई, तो क्या होगा, जब हम किसी सतह पर विकिरण आपतित करवाते हैं तो इस विकिरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग पारगमित भी होता है, कुछ भाग अवशोषित, कुछ परावर्तित और कुछ पारगमित भी होता है। तो 3 भाग में ये प्रकाश बढ़ जाता है। अब हमें एक टर्म लेनी है अवशोषणांक। अवशोषणांक क्या होता है? अवशोषणांक अवशोषित प्रकाश की वह मात्रा है जो उस वस्तु के द्वारा अवशोषित की गई है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी प्रकाश को किसी सतह पर आपतित करवाते हैं या फिर किसी विकिरण को किसी सतह पर आपतित करवाते हैं तो उसमें से कुछ भाग अवशोषित, कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग पारगमित हो जाता है। जब प्रकाश का, अब हमें ना तो पारगमित से मतलब है ना परावर्तित से मतलब, अब हमें अवशोषित से मतलब है। एक टर्म आती है अवशोषणांक जिसे हम ए से प्रदर्शित, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अवशोषणांक क्या होता है? अवशोषणांक है जब किसी वस्तु के द्वारा पदार्थ को अवशोषित किया जाता है, अधिकतम प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, तो उसे हम अवशोषणांक ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें पहुंचना है कृष्णिका। कृष्णिका क्या होता है? कृष्णिका एक गेंद के समान होती है जो अंदर से बिल्कुल ब्लैक होती है। इसमें एक छिद्र होता है, होल होता है, वो होल बहुत छोटा होता है, उसके व्यास का आधे मतलब सबसे बहुत छोटा होता है। 25/26 हम बोले, व्यास के अर्ध व्यास का 25/26 भाग, मतलब बहुत छोटा सा एक होल होता है। अंदर से बिल्कुल जो कृष्णिका होती है बिल्कुल पूरी काली हो जाती है, बिल्कुल काले रंग से रंग दी जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या, अगर हमें कृष्णिका के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कृष्णिका होती क्या है। कृष्णिका के लिए ए की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है और कृष्णिका के लिए अवशोषणांक का मान बहुत ज्यादा, मतलब कृष्णिका संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, मतलब 1 वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, कृष्णिका के संदर्भ में बात करें तो कृष्णिका क्या है? कृष्णिका एक गोल गेंद के समान होती है जिसमें एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है, बहुत ज्यादा छोटा छिद्र होता है और वो अंदर से बिल्कुल ब्लैक कर दी जाती है। अब और इसके अवशोषण क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी ए की वैल्यू 1 होती है और 1 का मतलब बता रही हूँ, मतलब है कि संपूर्ण प्रकाश को एक साथ अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा अवशोषित करने के साथ साथ ये पूरे एरिया में उसको प्रॉपर समान रूप से फैला देती है, मतलब विकिरण अवशोषित करेगी, ताप लेगी, गर्म होगी तो संपूर्ण क्षेत्रफल में वो प्रॉपर पूरी समान तरीके से वो फैल जाता है। और इसके अलावा अवशोषक क्षमता के बराबर ही होती है उसकी उत्सर्जक क्षमता, मतलब जितना अवशोषित कर सकती है उसी के बराबर वो उत्सर्जित भी कर सकती है प्रकाश विकिरण को। आगे देखते हैं, चलो। जैसे कि अगर कृष्णिका विकिरण के बारे में बात करें तो क्या होता है? कृष्णिका में अगर हमने विकिरण को आपतित करवाया, विकिरण को डाला, तो वो कृष्णिका अपने छिद्र में से एक साथ प्रकाश के विकिरणों को अवशोषित करती है। अंदर से काले रंग से बिल्कुल रंगी हुई होती है, एक साथ अवशोषित कर लेती है और कृष्णिका हमेशा तापीय साम्य में रहती है, मतलब संपूर्ण एरिया में वो ताप फैल जाता है। इसके अलावा इसकी उत्सर्जन क्षमता भी अवशोषक क्षमता के बराबर ही ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जितनी अवशोषित करती है उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। अगर हम एक टर्म है संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता के बारे में जानें, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। अब संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में या फिर प्रति इकाई, कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश विकिरण या प्रकाश की तीव्रता संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। बात क्या होती है संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता?
कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश विकिरण या प्रकाश की तीव्रता संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। कुल मिला के बात यह है, जैसे हमने स्टार्टिंग से बात करी कि अगर हम किसी वस्तु को ताप देते हैं तो वो विकिरण उत्सर्जित करती है। सबसे पहले इस वस्तु का एक गुण के बारे में बताया और फिर उससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। स्पेक्ट्रम कौन से क्षेत्र की विकिरणों के कारण बनते हैं और किस किस कारण वो मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा कृष्णिका के बारे में बात करें तो कृष्णिका की अवशोषक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मतलब संपूर्ण प्रकाश को एक साथ अपनी तरफ खींच लेती है। इसके अलावा फिर वो तापीय साम्य में आ जाती है, फिर अच्छी तरह और क्या कहते हैं अवशोषक क्षमता अच्छी होती है, इसके साथ साथ तापीय साम्य में आ जाती है। उसके बाद उसकी उत्सर्जक क्षमता भी उतनी ही अच्छी होती है। इसके लिए ए की वैल्यू 1 होती है। ए क्या है? अवशोषणांक। अवशोषणांक क्या है? किसी सतह के अवशोषित हुए प्रकाश की मात्रा, मतलब कितनी अच्छी उसके अवशोषित करने की क्षमता है, वह अवशोषणांक के द्वारा ही नापी जाती है। एक कृष्णिका के लिए अवशोषणांक की वैल्यू कितनी होती है? =1 होती है। यहाँ पर कृष्णिका के बारे में इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कि कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका में विकिरण कैसे अवशोषित होती है, विकिरण अवशोषित होती है, कृष्णिका की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, कौन से क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरणें शामिल होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके बाद है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है देखते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम दिए गए ताप पर किसी पिंड या किसी वस्तु, दिए गए ताप पर किसी वस्तु की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता मैंने बता दिया। संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता अभी क्या है, तथा अवशोषणांक या फिर अवशोषण क्षमता, अवशोषणांक या फिर अवशोषक क्षमता, दोनों का अनुपात स्थिर होता है। दोनों का अनुपात कैसा होता है? स्थिर होता है। सबसे पहले हम दोबारा से रिपीट करते हैं, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता क्या है? संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता है कि कृष्णिका के किसी एकांक क्षेत्रफल या फिर किसी इकाई क्षेत्रफल से, कृष्णिका के किसी इकाई क्षेत्रफल से किसी इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश विकिरण या फिर प्रकाश की तीव्रता संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। अब हमें किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया है, किसी दिए गए ताप पर ताप देंगे तभी वो जैसे ही ताप दिया मतलब विकिरण दे दी। किरचॉफ का नियम हम कृष्णिका के संबंध में लेते हैं, ठीक है। क्या किया है, किसी दिए गए ताप पर किसी पिंड की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, किसी पिंड की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता हमें किससे लेना है, कृष्णिका की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषणांक का अनुपात स्थिर होता है। और अगर हम बात करें कृष्णिका की अवशोषणांक की वैल्यू तो A बराबर क्या होता है 1, मतलब कृष्णिका जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है, ऐसा किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इस किरचॉफ के नियम के बाद है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या होता है कि किसी कृष्णिका, हमें कृष्णिका की ही बात करनी है, किसी कृष्णिका की सतह के
इकाई क्षेत्रफल से या फिर इकाई क्षेत्रफल के तल से स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से या फिर इकाई क्षेत्रफल के तल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण उत्सर्जित होंगी तो उनकी कुछ एनर्जी होगी। उत्सर्जित होने वाली विकिरण इकाई क्षेत्रफल से या फिर इकाई क्षेत्रफल के तल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण की ऊर्जा उस वस्तु को जितना ताप दिया गया उस ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। दोबारा स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार किसी कृष्णिका की इकाई क्षेत्रफल के तल से, कोई कृष्णिका हमने गर्म की है, किसी कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल के तल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण, जब हम गर्म करेंगे विकिरण उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित होने वाली विकिरण की ऊर्जा जो हमने ताप दिया है उस ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अगर हमने E समानुपातिक चिन्ह लगाया, हटाया, y इक्वल लगाया सिग्मा, तो क्या लगा दिया अब हमने? सिग्मा। यहाँ पर ये सिग्मा है, ये है स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक। इसे स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक भी कहते हैं, सिग्मा या फिर स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक भी कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी कृष्णिका, जो हमने कृष्णिका ली है उसका क्षेत्रफल हमने मान लिया वो टोटल क्षेत्रफल है A और समय, जिस समय उसको ताप दिया गया है समय है T, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो सकता है E बराबर AT सिग्मा T। ये टेम्परेचर, ये समय। तो स्टीफन बोल्ट्जमान के स्थान के आधार पर क्या फॉर्मूला आया? E विकिरण, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E बराबर AT सिग्मा T। यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कंप्लीट हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट वीन का नियम। वीन का नियम हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।